नमस्कार और हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों, खासकर आयुर्वेद के कुछ ऐसे पन्नों को खोल रहे हैं जिन पर कम बात होती है, विशेषकर आहार को लेकर। नमस्कार। हाँ, ये विषय काफी दिलचस्प है और अक्सर इस पर गलतफहमियां भी होती हैं। बिल्कुल। तो आज हमारे स्रोत मुख्य रूप से आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, और साथ ही हम बृहदारण्यक उपनिषद और आदि शंकराचार्य की टीकाओं के कुछ अंश भी देखेंगे। हाँ, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है इस विषय को समझने के लिए। कई लोग देखिए कठोर शाकाहार की वकालत करते हुए उसे नैतिक रूप से श्रेष्ठ बताते हैं और अक्सर प्राचीन ग्रंथों का हवाला भी देते हैं। लेकिन क्या ये नजरिया आहार के इतिहास और आयुर्वेद की पूरी जटिलता को सही ढंग से पेश करता है? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। एक काफी प्रसिद्ध श्लोक है ना, संस्कृत श्लोक, मांसम बृहणम बल्यम तर्पणम वृष्यम गुरुहु स्निग्धम उष्णम। इसका हिंदी अनुवाद है मांस पौष्टिक, बृहणम मतलब शरीर को बढ़ाने वाला, बल देने वाला, बल्यम तृप्ति देने वाला, तर्पणम कामोत्तेजक, वृष्यम पचने में भारी, गुरु चिकनाई युक्त, स्निग्धम और प्रकृति में गर्म उष्णम होता है। जी हाँ, ये एक सामान्य वर्णन है, लेकिन आयुर्वेद की खूबी यह है कि वो फिर अलग अलग जानवरों के मांस के विशिष्ट गुणों और उनके उपयोगों में बहुत गहराई तक जाता है। चलिए तो अब उस मुद्दे पर आते हैं जो अक्सर सबसे ज्यादा कह सकते हैं चौंकाता है, गाय के मांस यानी गव्य मांस का उल्लेख। चरक संहिता में इसके औषधीय गुणों का वर्णन मिलता है। जी। संस्कृत श्लोक, गव्यम वात रक्त घन प्रतिशाय घन पैत्तिकम विषम ज्वर घन रुक्ष कास घन श्रमहारकम अत्यग्नि मांसक्षय घनम। अनुवाद कुछ इस तरह है, गाय का मांस गव्यम, वात रक्त यानी एक तरह का गठिया या जोड़ों का दर्द, प्रतिशाय यानी जुकाम, नाक बहना, पित्त की कुछ अवस्थाओं में, विषम ज्वर जो अनियमित या पुराना बुखार हो, सूखी खांसी, रुक्षकास, थकान, श्रम, बहुत ज्यादा भूख लगना, अत्यग्नि और मांसपेशियों की कमजोरी या क्षय, मांस क्षय को ठीक करने में लाभकारी है। और सिर्फ चरक ही नहीं, सुश्रुत संहिता में भी इसी तरह की बातें हैं। संस्कृत श्लोक, गव्यम पुण्यम शीतलम श्वासकास प्रतिशाय विषम ज्वरात्यग्निहरम वातघ्नम। इसका अनुवाद है, गाय का मांस पवित्र, पुण्यम और शीतलम है। यहाँ देखिए, चरक ने उष्ण कहा था, सुश्रुत शीतल कह रहे हैं। शायद मांस के भाग या तैयारी पर निर्भर करता हो। आगे कहते हैं कि ये श्वास, सांस की तकलीफ, खांसी, कास, जुकाम, प्रतिशाय, पुराने बुखार, विषम ज्वर और अत्यधिक भूख, अत्यग्नि में उपचार करने वाला है और ये वात दोष को शांत करता है, वातघ्नम। ये जानकारी तो उस आम धारणा को सीधी चुनौती देती है कि गाय हमेशा से सिर्फ पूज्य ही रही है और उसका मांस पूरी तरह वर्जित था, है ना? बिल्कुल, ये यही दिखाता है कि प्राचीन दृष्टिकोण कितना सूक्ष्म और कह सकते हैं बहुस्तरीय था। हाँ, गाय पवित्र थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ ही उसके मांस को कुछ विशिष्ट चिकित्सीय परिस्थितियों में उपयोगी भी माना गया। जैसे मैंने पहले कहा, चरक ने नियमित खाने की सलाह नहीं दी, पर इन श्लोकों से साफ है कि इसे औषधीय गुणों से रहित या स्वाभाविक रूप से अशुद्ध नहीं समझा जाता था। जैसे वात रक्त में वात बढ़ जाता है, तो शायद गाय के मांस के स्निग्ध या गुरु गुण उस बढ़े हुए वात को संतुलित करने में सहायक माने गए होंगे। ये उनकी व्यावहारिकता दिखाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मुझे तो ये पढ़कर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि बृहदारण्यक उपनिषद में एक खास तरह की संतान पाने के लिए बैल के मांस का जिक्र है, उक्ष या ऋषध मांस। ये क्या संदर्भ है? संस्कृत श्लोक, अथ यत् इच्छेत पुत्रो में पंडितो विगीतः समितिंगमः शुश्रूषिताम वाचम भाषिता जायेत सर्वान् वेदानुब्रुवीत सर्वमायुर्यादेत मांसोदनम पचयित्वा सर्पिष्मन्तम अश्नियाताम ईश्वरो जनयित्वै अक्षेण वार्षभेण वा। इसका हिंदी अनुवाद है, अब अगर कोई चाहता है कि मेरा बेटा विद्वान हो, प्रसिद्ध हो, सभाओं में जाने वाला हो, सुनने में प्रिय लगने वाली वाणी बोले, सारे वेद पढ़ें और पूरी उम्र जिए, तो उसे और उसकी पत्नी को चावल को मांस के साथ पकाकर घी मिलाकर खाना चाहिए। वे ऐसा पुत्र पैदा करने में समर्थ होंगे और मांस या तो जवान सांड उक्ष का हो या फिर ज्यादा उम्र वाले परिपक्व सांड वृषभ का। हाँ, और मजे की बात यह है कि आदि शंकराचार्य अपनी टीका में इस बात की पुष्टि करते हैं और इसे और साफ करते हैं। वो लिखते हैं, मांसम मिश्र मोदनम मांसोदनम तन मांस नियमार्थ महा औक्षेण वामनसेन
उक्षा सेचन समर्थ पुंगवस तदीयम मांसम, ऋषभस ततो अपि अधिक वया तदीयम मार्षभम मांसम। मतलब मांस मिला हुआ पका चावल मांसोदन है। कौन सा मांस हो, ये नियम बताते हुए कहा उक्ष यानी युवा प्रजनन में सक्षम सांड का मांस, या ऋषभ उससे भी ज्यादा उम्र का सांड का मांस। ओह, तो यहाँ उद्देश्य बिल्कुल साफ है, गर्भाधान के लिए पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य के लिए ताकत और संतान में खास गुण जैसे विद्वत्ता वगैरह की इच्छा। ये एक विशिष्ट, आप कह सकते हैं, कर्मकांड और पोषण से जुड़ी सलाह है। चरक संहिता इसे प्रसह वर्ग के जानवरों में रखती है, यानी वो जानवर जो झपट कर खाना छीनते हैं। संस्कृत विवरण: प्रसह मांसम गुरु उष्ण स्निग्धम मधुरम बलवर्धनम उपचयवर्धनम वृष्यम वातहरम। हिंदी में मतलब हुआ, प्रसह श्रेणी के जानवरों का मांस, जिसमें घोड़ा भी है, वो भारी गुरु, गरम तासीर का उष्ण, चिकना स्निग्ध, स्वाद में मीठा मधुर, बल बढ़ाने वाला बलवर्धन, शरीर को मोटा करने वाला उपचयवर्धन, कामोत्तेजक वृष्य और वात दोष को शांत करने वाला वातहर है। हालांकि ये कफ और पित्त बढ़ा सकता है। हाँ, लेकिन फिर घोड़े के मांस का एक और विशिष्ट गुण भी बताया गया है जो थोड़ा अलग है। संस्कृत अश्वमांसम लघु उष्ण पोषणम बलवर्धकम। हिंदी अनुवाद: घोड़े का मांस हल्का, लघु, गरम, उष्ण, पौष्टिक, पोषण और ताकत बढ़ाने वाला बलवर्धक है। अच्छा, यहाँ तो एक विरोधाभास सा दिख रहा है। एक तरफ प्रसह वर्ग के मांस को भारी गुरु कहा और फिर घोड़े के मांस को खास तौर पर हल्का लघु बताया। इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। हो सकता है कि ये इस बात में निर्भर करता हो कि शरीर के किस हिस्से का मांस इस्तेमाल हो रहा है या उसे पकाया कैसे गया है, या ये भी संभव है कि घोड़े के मांस में प्रसव वर्ग के दूसरे जानवरों जैसे शेर या बाघ की तुलना में कुछ अलग गुण हों। इसके जो चिकित्सीय संकेत हैं वो मुख्य रूप से वात से जुड़ी समस्याओं, कमजोरी और पोषण की कमी में बताए गए हैं। ठीक है, अब चिकित्सीय उपयोगों से थोड़ा आगे बढ़कर अनुष्ठानों में मांस की जगह देखते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में श्राद्ध का वर्णन है, जहां पितरों को अलग अलग मांस चढ़ाने से उनकी तृप्ति की अवधि भी अलग अलग बताई गई है। हाँ, उस अंश में बताया गया है कि खरगोश के मांस से पितर 4 महीने, बकरी से 5, सुअर से 6 और पक्षियों के मांस से 7 महीने तक तृप्त रहते हैं। और फिर कहा गया है कि गाय के मांस से किए गए श्राद्ध से उनकी तृप्ति पूरे 1 साल तक बनी रहती है। पूरे 1 साल तक? हाँ, ये उस समय की अनुष्ठानिक मान्यताओं और कुछ मांसों को, खासतौर पे गाय के मांस को दिए जाने वाले विशेष महत्व को दिखाता है, भले ही वो रोज के खाने का हिस्सा न रहा हो। और इससे ये भी पता चलता है कि आयुर्वेद ने जानवरों का कितना व्यवस्थित वर्गीकरण किया था, जैसे वो अष्टवर्ग वाली बात, प्रसह, भूमिशय, अनूप वगैरह। ये उनके स्वभाव, रहने की जगह और गुणों की गहरी समझ दिखाता है। तो हमने गाय, बैल, घोड़े जैसे बड़े जानवरों के मांस के ये कह सकते हैं आश्चर्यजनक संदर्भ देखे, लेकिन ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ग्रंथों में तो कई और जानवरों के मांस के औषधीय गुणों का भी काफी विस्तार से वर्णन है। हाँ बिल्कुल। कुछ मुख्य उदाहरण देखते हैं, जैसे सुअर का मांस यानी वराह मांस। चरक संहिता कहती है, संस्कृत श्लोक: वराह मांसम स्निग्धम बृंघणम वृष्यम श्रमघनम अनिलापहम बल्यम रोचनम स्वेदहम गुरु। हिंदी में: सुअर का मांस चिकना स्निग्ध, पौष्टिक बृंघण, कामोत्तेजक वृष्य, थकान मिटाने वाला श्रमघन, वात को शांत करने वाला अनिलापह, बलवर्धक बल्य, खाने में रुचि बढ़ाने वाला रोचन, पसीना लाने वाला स्वेदहम और पचने में भारी गुरु है। तो इसके संकेत साफ हैं। वात ज्यादा हो, थकान हो, कमजोरी हो या शरीर को पोषण देना हो। इसके बिल्कुल उलट हिरण यानी एण मांस के गुण अलग बताए गए हैं। संस्कृत श्लोक: एन मांसम मधुरम मधुर विपाकम त्रिदोष शमनम शिवम लघु शीतम बद्ध विन्मूत्रम। मतलब काले हिरण का मांस स्वाद में मीठा और पचने के बाद भी मीठा, मधुर विपाक, तीनों दोषों वात पित्त कफ को शांत करने वाला, त्रिदोष शमन, कल्याणकारी शिव, पचने में हल्का लघु, तासीर में ठंडा शीत और मल मूत्र को रोकने वाला बद्ध विन्मूत्र है। तो ये शायद त्रिदोष बिगड़ने पर या दस्त जैसी हालत में उपयोगी होता होगा। हाँ बिल्कुल। और खरगोश का जो मांस है उसके गुण फिर अलग है। संस्कृत श्लोक: शशमांसम कषायम विशदम रुक्षम शीतम कटुविपाकम स्वादु सन्निपाते उपयोगी यत्र वात दुष्टि मृदु। इसका मतलब
खरगोश का मांस कसेला, कषाय, गहर चिपचिपा, विशद, रूखा, रुक्ष, ठंडा, शीत, पचने के बाद तीखा, कटु विपाक, लेकिन स्वाद में मीठा, स्वादु होता है। ये सन्निपात जब तीनों दोष बिगड़े हों कि उस हालत में उपयोगी है जहां वात का प्रकोप हल्का हो। देखिए, ये उदाहरण साफ दिखाते हैं कि हर जानवर के मांस को उसके खास गुणों के आधार पर अलग-अलग बीमारियों या स्थितियों के लिए पहचाना गया था। ये एक बहुत ही विस्तृत, आप कह सकते हैं, फार्माकोलॉजी या भेषज गुण विज्ञान का हिस्सा था। और इसी संदर्भ में चरक का एक बहुत ही दमदार कथन है। अच्छा, क्या? संस्कृत श्लोक, न ही मांसात परम किंचित बृहणम इह विद्यते। इसका मतलब है, इस दुनिया में शरीर को पोषण देने या बृहण करने के मामले में मांस से बढ़कर और कुछ नहीं है। ओह, ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, लेकिन इसे सही संदर्भ में समझना होगा। ये खास तौर पर तब कहा गया है जब शरीर कमजोर हो, बीमारी से उभर रहा हो या उसे ताकत और वजन बढ़ाने की जरूरत हो। बृहण चिकित्सा का ये एक अहम हिस्सा माना गया। चरक मांस रस यानी मीट सूप या शोरबा को भी बहुत पौष्टिक मानते थे। ये वाकई पोषण पर कितना जोर था ये दिखाता है। लेकिन क्या ग्रंथों में कुछ ऐसे जानवरों का भी जिक्र है जिनके मांस का इस्तेमाल आज हमें बहुत अजीब, शायद अविश्वसनीय लगे? हाँ, बिल्कुल। लिस्ट काफी लंबी और कह सकते हैं विविध है। कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे गेंडा, खंग मांस। चरक संहिता में इसका जिक्र है। खंग मांसम अभिष्यन्दी बलकृत मधुरम स्नेहनम बृंहिणम वर्ण्यम श्रमघनम अनिलापहम। मतलब गेंडे का मांस शरीर के चैनलों में थोड़ा अवरोध करने वाला अभिसंधि, बल बढ़ाने वाला बलकृत, मीठा स्निग्धता देने वाला स्नेहन, पौष्टिक बृंघेण, रंगत निखारने वाला वर्ण्य, थकान मिटाने वाला श्रमघन और वात को शांत करने वाला अनिलापहम है। गेंडे का मांस और इसका उपयोग कमजोरी, वात की बीमारियां, थकान, इनमें बताया गया है। और फिर है गोह यानी मॉनिटर लिजर्ड। गो मांसम मधुर विपाकम कषायम कटु वात पित्त प्रशमनम बृंघणम बलवर्धनम। मतलब गोह का मांस पचने के बाद मीठा, स्वाद में कसैला और तीखा, वात और पित्त को शांत करने वाला, पौष्टिक और बल बढ़ाने वाला है। बाप रे, गोह। हाँ, और सुनिए, पैंगोलिन, शलक का मांस। शल्लक का मांसम मधुरम अम्लम कटु विपाकम त्रिदोष शमनम कासहरम श्वासहरम। मतलब पैंगोलिन का मांस मीठा और खट्टा, पचने के बाद तीखा होता है, तीनों दोषों को शांत करता है, खांसी, कासाहर और सांस की तकलीफ श्वासहर को दूर करता है। पैंगोलिन भी? ये तो और भी कुछ? हाँ, एक और उदाहरण है, मोर, मयूर मांस। मयूर मांसम चक्षुष्यम मेधाकरम स्वरकरम श्रोत्रियम वर्णकरम शुक्रवर्धनम। मतलब मोर का मांस आंखों के लिए अच्छा, चक्षुष्य बुद्धि बढ़ाने वाला, मेधाकर आवाज को अच्छा करने वाला, स्वरकर सुनने की शक्ति के लिए फायदेमंद, श्रोत्रिय रंगत निखारने वाला, वर्णकर और शुक्र यानी वीर्य बढ़ाने वाला शुक्रवर्धन है। गेंडा, गोह, पैंगोलिन, मोर, ये लिस्ट तो वाकई असाधारण है। मतलब प्राचीन चिकित्सकों ने अपने आसपास के लगभग हर जीव जंतु के गुणों का कितना गहरा अवलोकन किया था, चाहे वो आज हमें कितने भी अजीब क्यों ना लगे। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ क्या खाना चाहिए तक ही सीमित नहीं था। ग्रंथों में ये भी साफ साफ बताया गया है कि किस तरह का मांस खाने लायक नहीं है। अच्छा, तो किन मांसों से बचने की सलाह दी गई है, क्या नियम थे? संस्कृत, मृतम कृशम अतिस्थूलम वृद्धम बालम व्याधिमृतम विषमृतम अयोग्य देशजम व्याघ्र सर्पहतम च त्याज्यम। इसका मतलब है, जो जानवर खुद मर गया हो, मृतम, बहुत दुबला, कृशम या बहुत मोटा, अतिस्थूलम हो, बूढ़ा वृद्धम या बहुत छोटा बच्चा, बालम हो, जो बीमारी से व्याधिमृतम या जहर से विषमृतम मरा हो, जो खराब जगह पर पला हो, अयोग्य देशजम, या जिसे बाघ या सांप जैसे हिंसक जानवरों ने मारा हो, व्याघ्र सर्पहतम, ऐसे जानवर का मांस छोड़ देना चाहिए, त्याज्यम। बिल्कुल सही। और आदर्श मांस कैसा हो ये भी बताया है। संस्कृत, साध्यो हतम मध्यवया शुद्धम चतुष्पदेषु स्त्रीमांसम प्रधानम पक्षिषु पुंमांसम प्रधानम। मतलब जो जानवर ताजा मारा गया हो, साध्योहतम, बीच की उम्र का हो, मध्यवया और शुद्ध हो, शुद्धम, उसका मांस बढ़िया है। चौपायों में मादा का मांस स्त्री मांसम और पक्षियों में नर का मांस पुम मांसम ज्यादा अच्छा माना जाता है। ये तो हुई खाने लायक मांस की क्वालिटी की बात।
उष्ट्रमांसम गर्दभमांसम काकमांसम चखादित्वा चांद्रायणम कुर्यात। मतलब ऊंट, गधे या कौवे का मांस खाने पर चांद्रायण व्रत करना होगा। हाथी, गज मनुस्मृति, देवल स्मृति में वर्जित, पवित्र मानते थे, शाही सवारी था। शेर, सिंह, बाघ, व्याघ्र, भालू, भल्लूक, भेड़िया, वृक, हाइना, तरक्षु, लोमड़ी, लोमश, ये चरक के प्रसह वर्ग में तो हैं, गुण भी बताए हैं, लेकिन ये खतरनाक शिकारी थे या शाही प्रतीक तो खाए नहीं जाते थे। हाँ, भालू के मांस का कहीं चिकित्सीय जिक्र मिलता है, पर बहुत दुर्लभ। बंदर, वानरकपी, ये भी प्रसह वर्ग में है, पर मनु और देवल इसे पंचनख यानी 5 नाखून वाला और इंसान जैसा दिखने के कारण मना करते हैं। सियार, श्रृगाल, प्रसव वर्ग में होकर भी मनु देवल द्वारा वर्जित, पंचनख, मुर्दा खाने वाला। मांस रस को आयुर्वेद में बहुत पौष्टिक माना गया है। चरक संहिता में एक सूत्र आता है, मांसम बृंहणानाम। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि शरीर को पोषण देने वाले और वजन बढ़ाने वाले पदार्थों में मांस या मांस रस श्रेष्ठ है। अष्टांग हृदयम जैसे दूसरे ग्रंथों में गाय, बकरी, सुअर के मांस से बने सूप का उपयोग स्नेहन चिकित्सा यानी ओलिएशन थेरेपी में बताया गया है। इसके अलावा मधुच्छिष्ट यानी बीजवैक्स का इस्तेमाल धूम्रपान चिकित्सा में होता है, औषधीय सिगरेट बनाने में। चरक संहिता में सांप या जहरीले कीड़े के काटने पर जहर को चूसकर निकालने के लिए ताजे कटे मांस के टुकड़े का प्रयोग करने का भी वर्णन मिलता है। अच्छा, तो मतलब हमने देखा कि प्राचीन ग्रंथों में मांस के इस्तेमाल की एक बहुत ही बड़ी और जटिल रेंज है। तो इस सारी चर्चा का सार क्या निकलता है? चरक संहिता में ही 150 से ज्यादा पशु स्रोतों से मिलने वाले औषधीय पदार्थों का वर्णन है। सुश्रुत संहिता में लगभग 57 तरह की पशु आधारित औषधियां बनाने की विधियां बताई गई हैं। इनमें जंगली जानवरों का मांस, मछली का तेल, पक्षियों के अंडे, कई जानवरों का पित्त जैसे गाय, भैंस, मोर, मछली, जंगली सुअर। अरे बाप रे। हाँ, जानवरों के सींग जैसे मृग, श्रृंग, हिरन के सींग, गोरोचन जो गाय के पित्त में बनने वाली पथरी होती है, कस्तूरी, ऐसी अनेक चीजें शामिल हैं। ये सब मिलकर इस बात को पुख्ता करते हैं कि आयुर्वेद को सिर्फ शाकाहारी या जड़ी बूटी आधारित मानना एक अधूरी तस्वीर देखना है। तो इस सारी जानकारी का निचोड़ क्या है? इसे हम कैसे समझें? एक आम इंसान कैसे समझे? इसका निचोड़ ये है कि आयुर्वेद को उसकी समग्रता में, उसके पूरे संदर्भ में देखना बहुत जरूरी है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से 3 मुख्य बातें जो सामने आई वो ये हैं। पहली कि चरक संहिता मांस पर कोई सीधा हाँ या ना का लेबल नहीं लगाती, बल्कि ये बताती है कि कौन सा मांस कब, क्यों और किसके लिए सही है या नहीं। इसमें बहुत बारीकियां हैं। दूसरी कि आयुर्वेद सिर्फ जड़ी बूटियों का शास्त्र नहीं है। घी, वसा, मज्जा, मांस रस जैसे अनगिनत पशु उत्पादों का औषधियों में खुलकर और महत्वपूर्ण रूप से इस्तेमाल होता है। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, कि आयुर्वेद के नाम पर नैतिक श्रेष्ठता का दावा करना, खासकर दूसरों को कमतर दिखाकर, वो आयुर्वेद के अपने मूल सिद्धांतों, संतुलन, व्यक्तिगत जरूरत और समग्र स्वास्थ्य के ही खिलाफ जाता है। बिल्कुल सही कहा। महत्वपूर्ण सबक यही है कि आयुर्वेद को उसकी संपूर्णता में समझना चाहिए। आलोचना उन लोगों के प्रति है जो दूसरों के खान पान पर नैतिक फैसला सुनाते हैं और अपनी बात को सही ठहराने के लिए आयुर्वेद के श्लोकों का चुनिंदा इस्तेमाल करते हैं, मतलब चेरी पिकिंग करते हैं। आयुर्वेद का लक्ष्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और संतुलन स्थापित करना है, न कि खाने पीने को लेकर कठोर विभाजनकारी नियम बनाना। और इसी सोच के साथ आज की चर्चा के बाद हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं कि प्राचीन ग्रंथों को उनके ऐतिहासिक और चिकित्सा के सही संदर्भ में समझने से भोजन को लेकर आज की हमारी बहसों और पारंपरिक ज्ञान को हम आज कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस बारे में हमारी सोच किस तरह बदल सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा।